बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारा रेडिएशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट लेक्चर में हमने मेडिकल एंड बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बेसिक फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना की ज़िंदगी में हम फोर्स को डिफरेंट तरीक़ों से ऑब्ज़र्व करते हैं और यूज़ भी करते हैं और कई तरह की फोर्सेस हमें नज़र आती हैं। फोर्स इज़ बेसिकली द वे द पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो फोर्सेस नज़र आती हैं, हज़ारों किस्म की, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं कि किसी भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तभी फोर्स लगाता है कि जब उसको टच कर सके। और हम फील्ड फोर्सेस भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के को टच किए बगैर भी फोर्स लगा लेता है। तो इस तरह की डिफरेंट जो फोर्सेस हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर इनको हम नैरो डाउन करें और इनके ऊपर रिसर्च करें तो हमें ये बुनियादी तौर पर 4 बेसिक फोर्सेस के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। यानी बुनियादी तौर पर कायनात में सिर्फ यही 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और बाकी जो भी हमें नज़र आता है वो इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इनमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है, और वीक इंट्रैक्शन है या वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और ग्रेविटेशन है। ये 4 किस्म की फोर्सेस हैं और आज के लेक्चर में हम इसी के ऊपर बात करने चाह रहे हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर हमारा कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमारी तरतीब इस तरह से होगी कि सबसे पहले हम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को डिस्कस करेंगे और हम फिर वीकर की तरफ निकलते चले जाएंगे और चारों को हम इस तरह बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो सेकंड नंबर पे आती है स्ट्रेंथ में, और तीसरे नंबर पे जो स्ट्रेंथ में आती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और सबसे वीक फोर्स जो है उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिस तरह इसके नाम से ही पता चलता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है और शॉर्ट रेंज है। यानी इसका जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे ये एक्ट करती है वो 10⁻⁻15 मीटर्स है। तो शॉर्ट डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये फोर्स एक्चुअली जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और न्यूक्लियॉन को जोड़ कर रखने वाली जो फोर्स है वो एक्चुअली ये शॉर्ट डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि जबकि पास सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे के साथ इतने इत्तेफाक से कैसे रह रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? तो एक्चुअली जो ग्लू है, जो गम है न्यूक्लियस के अंदर, जो पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखती है, बावजूद इसके कि प्रोटॉन एक दूसरे के लिए अच्छी खासी रिपल्शन रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जुड़े रहते हैं। तो उसको जोड़ कर रखने वाली ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। तो एक्चुअली ये फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो चार्जेस के बीच एग्जिस्ट करती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियॉन्स जो है वो बंधे रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है, बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ये हमने बात कर ली। ये क्या करती है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है। तो ये देख सकते हैं आप, 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को किस तरह से रिपेल करते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, लेकिन यही चार्जेस न्यूक्लियस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो यहाँ पे इनको बांध कर रखने वाली फोर्स वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इसी फोर्स को न्यूक्लियर सरफेस टेंशन भी कहते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल फोर्सेस में से। एक्ट्स और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ये हमने बात डिस्कस कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फोर्स है उसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली ये
फोर्स है जो चार्जेस के बीच एग्जिस्ट करती है। ये आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है जहाँ पे क्लाउड जो हैं वो आप देख सकते हैं क्लाउड्स के ऊपर स्टैटिक चार्ज आया है, यानी स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ है लाखों करोड़ों वोल्ट्स का। इसके ऊपर जब अकोमुलेट हो जाते हैं, वोल्टेज आ जाते हैं, तो फिर ये डिस्चार्ज बनता है जिसको हम आसमानी बिजली कहते हैं। ये ज़मीन की तरफ आ रही है। तो चार्जेस के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा, शॉर्ट डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है कि नहीं है, ये चार्ज कौन सा है। और दूसरा वो एक ही किस्म की फ़ोर्स है कि अट्रैक्टिव है। लेकिन इसके बरक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है ये डिपेंड करती है कि चार्जेस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या है। अगर चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्जेस का पॉजिटिव चार्जेस के साथ इंटरेक्शन कुछ और तरह का होगा और पॉजिटिव का कुछ और तरह का होगा। नेगेटिव आपस में किसी और तरीके से इंटरेक्ट कर देंगे। इसके अलावा जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनका बिहेवियर और होगा, और जब चार्जेस एक्सेलरेट हो रहे होंगे तो तब उनका बिहेवियर कुछ और होगा। थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रेंज फोर्स विद अनलिमिटेड रेंज। इसकी रेंज ज़्यादा होती है। दैट एक्ट्स बिटवीन any two objects possessing an electric charge. It is fundamental interaction that binds the electron to nuclei to form atoms and bind the atoms together in molecules and solids. हमें जो सॉलिड शेप्स चीज़ों की नज़र आती हैं, हम फिज़िकल चीज़ें हम देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली किस वजह से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से हैं। यानी हमें सॉलिड जो नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की ही वजह से है। तो स्टार्ट इस तरह से हमने किया था कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स किसने बांध कर रखे हैं, इनको किसने ग्लू अप किया हुआ है? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ने किया हुआ है। इसके बाद इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स होता है दो एटम एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर एक एटम के ऊपर चार्ज आ गया है नेगेटिव तो उसको हम नेगेटिव आयन कहते हैं। दूसरे के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पार्शियल या फुली चार्ज आ गया है इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से, तो उसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पैदा हो जाती है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं और फिर मॉलिक्यूल आपस में डिफरेंट फोर्सेस से जुड़े होते हैं, और वो फोर्सेस भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही मज़र है। और इनको कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल इंटरेक्शन है और मेटालिक बॉन्ड्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट हमें नज़र आती है। चीज़ों की ऑब्जेक्ट हमें फिज़िकल फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के हम दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फ़ोर्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो चार्जेस हों, अगर ये चार्जेस सिमिलर हों, फ़र्ज़ करें कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दोनों के ऊपर या नेगेटिव चार्ज है, तो ये कलर सेम है तो समझ लें कि सेम चार्जेस हैं। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर भागेंगे, इस तरह से इनका आपस में इंट्रैक्शन होगा। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव चार्ज थे तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर भागेंगे, और नेगेटिव चार्ज हैं दोनों, अगर इन दोनों को एक दूसरे के करीब रख दें तो ये भी दूर भागेंगे। तो टू अपोजिट चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है जो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास अगर दो डिसिमिलर चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। दो पार्टिकल जिनके ऊपर डिफरेंट चार्ज आ जाए तो वो एक दूसरे से इस तरह से दूसरे के करीब आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से। टू सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ये है टू अपोजिट चार्जेस की जगह यहाँ पे क्या है? टू सिमिलर चार्जेस, और यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये
चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अटैक करेंगे। ये फोर्स जो है, ये एस्पेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ये एस्पेक्ट है और इसको इलेक्ट्रिक फोर्स हम कहते हैं। तो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एन एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन वेदर द चार्जेस इन्वॉल्व्ड आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखा जाएगा कि चार्जेस जो हैं वो क्या हैं। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर दोनों चार्जेस अगर डिसिमिलर हैं, अपोजिट हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो दूसरी चीज़ कि अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक डाइपोल उनके ऊपर एग्जिस्ट करता है, ये पैदा हो जाता है। तो अगर हम परमानेंट मैग्नेट को देखें तो परमानेंट मैग्नेट क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ गेन कर लेता है। सबसे पहले हम एक चार्ज की बात, सिंपली एक चार्ज की बात करते थे। अगर चार्ज पार्टिकल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर फ़र्ज़ करें कि ये स्पिन करता है तो इसके स्पिन की वजह से है, या रिवॉल्व करता है एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसके रिवोल्यूशन जो है, रिवोल्यूशन की वजह से और स्पिन की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल पैदा हो जाता है। और ओवरऑल पूरे एटम के ऊपर ज़रूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड उसका पैदा हो जाए या उसके ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल उसका बन जाए। उसकी वजह ये होती है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें एटम के ऊपर कुछ न कुछ मैग्नेटिक डाइपोल बच जाता है और आपस में बहुत सारे जब एटम इस तरह से मिलते हैं तो मैग्नेटिक डोमेन्स बन जाते हैं। और वो मैग्नेटिक डोमेन्स अगर सारे के सारे आपस में अलाइन हो तो परमानेंट मैग्नेट की सूरत में हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। जिस तरह आपके पास नेचुरल परमानेंट मैग्नेट है, या स्टील को हम मैग्नेटाइज कर देते हैं तो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो उसके बाद उसके दो हम पोल इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि दो पोल हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। और हम ये सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ ऐसे मूव करती हैं। तो अगर हम दो मैग्नेट्स को आपस में इंटरेक्ट करवाएं तो उनका आपस में इंटरेक्शन इस तरह से होता है कि नॉर्थ पोल से दूर भागने की कोशिश करता है और टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल्स विल रिपेल ईच अदर। इसी तरह अगर हम साउथ पोल को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे एक दूसरे से दूर भागेंगे। टू मैग्नेटिक साउथ पोल्स विल रिपेल ईच अदर। जबकि हम अगर अपोजिट पोल एक दूसरे के करीब रखेंगे तो ये एक दूसरे के मज़ीद करीब आने की कोशिश करेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एस्पेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ये कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। An aspect of the electromagnetic force is either an attractive or repulsive depending upon the interaction of the magnetic field between two charge objects. तो यहाँ आपको नज़र तो ये आ रहा होगा कि यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये चार्ज तो नहीं है, लेकिन इसकी डीप थ्योरी में आप जाएं तो असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, स्पिन है, रिवोल्यूशन है, उसकी वजह से ही ये फील्ड पैदा होता है। और ये कुछ मटेरियल में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मॉलिक्यूल एटम्स एक दूसरे के फील्ड को सपोर्ट करते हैं, फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे के फील्ड को सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल एक क्युमुलेटिव एक फील्ड बन जाता है और वो आपके पास एक मैग्नेट की फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से मैग्नेट भी जो है वो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से है। तो ये फोर्स क्या है, चार्जेस की वजह से। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो और भी ज़्यादा वीक है। लास्ट जो हमने दो फोर्सेस डिस्कस की थी, और इसके अलावा इसका एक और भी मसला है कि ये इससे भी ज़्यादा, यानी शॉर्ट डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स से भी ज़्यादा इसका डिस्टेंस कम है। ये 10⁻⁻18 मीटर तक ये एक्ट करती है। हालांकि ये पिछली दो फोर्सेस से ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। तो टेक्स्ट में क्या लिखा है, एन एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज 10⁻⁻18 मीटर force that acts on quarks and make up the protons and neutrons। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करती है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के भी अंदर सब पार्टिकल होते हैं, तो उनको आपस में जो जोड़ कर रखती है फोर्स, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके सब पार्टिकल जो हैं उनको क्वार्क्स कहते हैं। तो इस तरह आपके पास ये एक फ़र्ज़ करें, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन बनता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर एक प्रोटॉन बनता है। तो इन ये क्वार्क्स एक दूसरे से जो मिले हुए, इनको जो ग्लू अप किया हुआ है, टाई करके रखा हुआ है, बांध कर रखा हुआ है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ने बांधा हुआ है। और 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क आपस में मिले तो ये बनता है प्रोटॉन। और इसी तरह आपके पास अगर 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क आपस में मिलता है तो ये बनता है न्यूट्रॉन। तो इन क्वार्क्स के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट ये, इट इज़ मच वीकर देन इलेक्ट्रिक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से और स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो सबसे पहले डिस्कस किए उनमें से वीकर है, बट स्टिल मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी एट शॉर्ट डिस्टेंसेस। ग्रेविटी से स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे। ग्रेविटी लॉन्ग डिस्टेंस है, वीक है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। एक्ट ओवर एन एक्सट्रीमली टाइनी डिस्टेंस एंड इज काज फॉर द बीटा डिके इन द एटम। तो बीटा डिके इस फोर्स की वजह से होता है। ये भी आपको यहाँ से एक चीज़ बता दें, शायद हमने पिछले चैप्टर्स में ये बात की भी थी कि न्यूक्लियस में अगर हम कहते हैं कि सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो फिर बीटा जो डिके है उसमें जो बीटा पार्टिकल्स हैं, बाज़ बीटा पॉजिटिव बीटा रिलीज़ होते हैं और बाज़ नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स हैं ये पॉजिट्रॉन्स हैं। ये पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? ये पार्टिकल्स आते हैं जब ये जो फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जब ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। यानी आपका एक न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ होता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन के अंदर। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एक प्रोटॉन से एक पॉजिट्रॉन रिलीज़ हो जो कि पॉजिटिव बीटा है, पॉजिट्रॉन रिलीज़ करने के बाद जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीटा डिके जो है इस फोर्स की वजह से होता है। आगे हम बात करेंगे क्वार्क्स या मज़ीद फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर, हमारा अगला लेक्चर होगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स, सबसे प्रोमिनेंट फोर्स, सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की जाने वाली और फील की जाने वाली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालें तो वो नीचे आती है। हम ज़मीन पर चलते हैं तो ग्रेविटी की वजह से, हम टिके हुए हैं ज़मीन के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। और न्यूटन ने इसका मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज किया था सबसे पहले, और सबसे वीक फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है। इसी तरह जो वीक फोर्स है वो भी अट्रैक्टिव है और स्ट्रॉन्ग फोर्स भी अट्रैक्टिव है। इट्स वीक फोर्स, अट्रैक्टिव, लॉन्ग रेंज फोर्स ऑफ अनलिमिटेड रेंज। इस तरह एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स पोजेस द मास। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मास हो तो उनके दरमियान ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। और वीकेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ये हमने बात कर ली, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
जो हमें कोई भी दो कायनात में जो ऑब्जेक्ट्स हों उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के से साथ डिवाइड कर देंगे, और ये मास एक ऑब्जेक्ट का और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ये लॉ जो प्रपोज किया था न्यूटन ने, और उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। हम किसी भी फोर्स के ऊपर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, F इज़ इक्वल टू एम ए, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, यानी ऑब्जेक्ट गिर रहा हो या ऊपर जा रहा हो और उसकी स्पीड में कमी आ रही होती है, और ये जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और ज़मीन की जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के करीब इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये फोर्स लगती है तो इसको हम वेट कहते हैं, एम जी, जो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। नॉर्मल जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो F इज़ इक्वल टू एम ए, ये फोर्स है। और इसी तरह यही फोर्स अगर ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, वेट, और इसको हम लिखते हैं एम जी। जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि अर्थ सरफेस पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 9.8 है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, आज के लेक्चर में यही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, और ये हमारा चैप्टर नंबर 20 का या सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का लास्ट लेक्चर होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे। तो इजाज़त दीजिए।